हेलो एवरीवन। आज हमारी बुक समरी है जो कि आज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में होने वाला है कि कैसे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वही हमारी डेस्टिनी बना रहा है, वही हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। मतलब एट द एंड जाके वही हमारी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। तो इसके ऊपर कंप्लीटली बताऊंगा मैं कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, क्या हमारा कॉन्शियस माइंड है, कैसे हमारे विचार हमारी रियलिटी बन जाते हैं, ये पूरा माजरा क्या है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और कैसे जो लोग होते हैं वो कल्ट का हिस्सा बन जाते हैं, कैसे ब्रेन वॉश हो जाते हैं, कैसे मतलब ये चीज़ें काम करती कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से करेंगे। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली ये है। कॉन्शियस माइंड मेरी जागृत अवस्था, इस अवस्था में आप सबसे बात कर रहा हूँ मैं, मेरा कॉन्शियस माइंड है। मेरा इसके ऊपर समहाउ कुछ हद तक कंट्रोल है, क्योंकि जो मेरे शब्द निकल रहे हैं मेरे मुंह से वो तो पास्ट की जो लर्निंग्स है मेरी उसके बेस पे निकल रहे हैं। तो कुछ हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड का भी है उसमें। बट ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरा मेरे शब्दों पे, मेरा मेरे बॉडी मूवमेंट पे, आई गेस्चर, सब पे इस टाइम कंट्रोल है। और जब बात सबकॉन्शियस माइंड की आती है तो उसमें बेसिकली ये आता है कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स के फंक्शन है, जैसे मान लो लीवर जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, या फिर हमारा जो किडनी के थ्रू हमारा जो मतलब कि बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, जो हमारे लंग्स ब्रीदिंग ले रहे हैं, या हमारी जो हार्ट बीट हो रही है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल के अंदर है। जब रात को सो रहे हैं हमें सपने आ रहे हैं, हमारे माइंड में जो बिलीफ हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जैसे कि मीट नहीं खाना चाहिए, या फिर कुछ कुछ मान्यताएं ऐसी होती है काली बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा हो जाएगा, और वाकई में बुरा हो भी जाता है। तो ये सब कैसे काम करता है, आज हम इसी के बारे में टोटली बात करेंगे। तो ये जो पूरी शुरुआत है ना, ये मैं एक इंसिडेंट के साथ में करूंगा कि मैंने बहुत पहले, काफी पहले मतलब, जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट की थी ना, तो मेरे हाथ में एक किताब आई थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो उस किताब को जब पढ़ना मैंने स्टार्ट किया ना, वो किताब बेसिकली मतलब क्रिश्चियन बिलीफ के ऊपर है। मतलब उसमें अधिकतर जो कोटेशन है ना बाइबल वगैरह से ली गई है। और वो पूरी जो किताब का जो मेन जो मतलब एक सार है ना, वो प्रेयर के ऊपर ही है कि कैसे प्रेयर करने से हमारी रियलिटी चेंज हो जाती है। उसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक बात बोली है कि हाँ, इंसान जो है वो प्रेयर कब करता है। इंसान प्रेयर जब करता है जब उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा संकट होता है, उसके परिवार पे कोई आपदा आ जाती है, कोई भी ऐसा इवेंट होता है, तब वो प्रेयर करता है। और ऐसा मतलब एक प्रेयर का जेन्युइन तरीका क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की प्रेयर ही आंसर होती है, कुछ लोगों की प्रेयर आंसर नहीं होती। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर है। तो इतना गैप कैसे है। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उनकी जो किताब है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए थे। जब उस किताब को पढ़ रहा था मैं, काफ़ी नया नया सब्जेक्ट था तब मेरे लिए, सबकी सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है। तो जब उस किताब को पढ़ रहा था ना मैं, तो उस किताब में मैंने जो सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ा था, वो पढ़ा था क्रिस्टल गेजर वाला। क्रिस्टल गेजर वाला जो स्टोरी पढ़ी थी मैंने, उसमें उसमें ये था भाई, एक मतलब कोई बाहर का बंदा था, अमेरिका साइड का। तो वो इंडिया में आता है। और इंडिया में तो अपने पता ही है तुम्हें, यहाँ पे कितने भविष्यवाणी करने वाले बैठे होते हैं। हर गली नुक्कड़ चौराहों में तुम्हें मिल जाएंगे। कोई तोता लेके बैठा है, कोई क्रिस्टल लेके बैठा है, कोई टैरो कार्ड लेके बैठा है। यहाँ सारे दूसरों का भविष्य बताते हैं, बेशक खुद का ना पता हो, लेकिन वो दूसरों का करते हैं प्रिडिक्ट। जैसे कि आजकल भी हो रहा है, वैसे आपको जानते ही हो कि आजकल भी लोग भविष्य बता ही रहे हैं लोगों का। तो उस समय उसमें बताते थे, अपने इंडिया में ये सब था। तो वो बंदा बिल्कुल भला चंगा अच्छा हट्टा कट्टा अंग्रेज आ गया वो इंडिया में। तो उसने अपना दिखा दिया कि भाई मेरा बता क्या भविष्य है। तो उसने बोल दिया भाई तेरा भविष्य तो ये है कि जो अगला जो फुल मून आएगा उसमें तेरी डेथ हो जाएगी, तू मर जाएगा उस टाइम। तो वो टेंशन में आ गया बंदा, यार बोले यार मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा, मेरे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मर जाऊंगा मैं। वो बोला हाँ तू मर जाएगा। तो बोला ठीक है। वो ये बात उसको, ये बात ना उसके मन में बैठ गई ये बात। इसी के बारे में सोचता रहा वो कि यार ये बोल रहा है मर जाएगा मर जाएगा, भविष्यवाणी कर दी इसने मेरी। वो कमजोर उसका था, कमजोर दिल का इंसान लगा लो, या कमजोर उसकी जो मानसिक स्थिति थी इतनी स्ट्रोंग नहीं थी। उसने बातों पे कर लिया विश्वास कि मैं मर जाऊंगा। अब क्या होता है, घर पे आता है, अपने बेटी बेटी के नाम पे वसीयतनामा कर देता है। वो पूरा मतलब उसको फिक्स हो जाता है कि यार मैं तो मर ही जाऊंगा अगली पूर्णमासी पे। और जैसा होता है वो सोचा था उसने कि मर जाऊंगा, अगली पूर्णमासी के ऊपर ही उसको हार्ट अटैक आता है
और वो बंदा मर जाता है। ये केस था कमजोर मानसिकता का, जिसके दिमाग पे बात असर कर गई थी। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस ये है कि एक बंदा है, दोनों शिप के ऊपर है। अब उस शिप के ऊपर, शिप जो होती है पानी वाली शिप होती है, तो पानी वाली शिप में क्या होता है कि सबको मोशन सिकनेस होती है, वो बार बार हिलती है ना, तो वोमिट वगैरह आती है जो लोग नए होते हैं, जो मतलब जो नया नया ट्रैवल करते हैं शिप के ऊपर। तो उसमें ना एक बंदे ने क्या किया, वो देख रहा था कि मेरी मतलब मेरे शब्दों में पावर कितनी है। तो उसने क्या किया, एक नॉर्मल इंसान को पकड़ा और उसको बोला कि भाई तेरा चेहरा तो देख पीला पीला पड़ रहा है, मेरे को लग रहा है कि तेरे को मोशन सिकनेस हो रही है, अब तो थोड़ी देर में वोमिट करने वाला है, तेरे को उल्टी आएगी, बीमार हो जाएगा। और जैसा वो बोलता है, शब्दों की पावर, वो सामने वाला बंदा तुरंत उल्टियां करता है, बीमार हो जाता है। फिर वो यही सेम चीज जो शिप का कैप्टन होता है उसके ऊपर अप्लाई करता है कि देखता हूँ इस पे अप्लाई होती है कि नहीं होती। वो जाता है, बोलता है कि आपका चेहरा पीला पड़ रहा है। वो शिप का जो कैप्टन है वो हंसता है, वो कहता है क्या पागलपन कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है, गेट आउट फ्रॉम माई रूम, बाहर चल, मेरे को कोई उल्टी नहीं आने वाली, इस चीज का मैं यूज टू हूँ, दफा हो। अब ऐसा क्यों हुआ कि पहले इंसान के ऊपर उसके शब्दों का असर हो गया और जो दूसरा इंसान था उस पे उसके शब्दों का असर नहीं हो पाया? क्योंकि उसकी मान्यताएं अलग थी, उसकी मेंटेलिटी अलग थी। अब मान्यताएं मेंटेलिटी क्या होती है? मान्यताएं मेंटेलिटी ऐसे होती है, अब जैसे कि आप लोग 20-25 साल तक एक पर्टिकुलर रिलीजन में रहे हो, मान लो आप हिंदुइज्म में रहे हो, तो अपने हिंदुइज्म के अंदर अपने हर तरह के परहेज मानते हैं कि मंगलवार को अंडे नहीं खाने, है ना, और वीरवार को नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, शनिवार को ये नहीं करना, और मावस को ऐसा है, ग्यारस को ऐसा है। जो इंडियन जो कैलेंडर होता है उसमें हर तरह की सिचुएशन दी होती है। और एक चीज़ और भी है अपने इंडिया के अंदर, कि अपने इंडिया में भ्रांतियां बहुत ज़्यादा है कि ये वास्तु दोष है, इसके बारे में ऐसा है, इसके बारे में वैसा है। तो अब ये एक चीज़ मतलब मेरे को समझ आई कि मान्यताओं के नाम पे अपने इंडिया में अपने बहुत सारी मान्यताएं रख रखी हैं। अब एक इंसान है जो हिंदू है, चाहे वो इंडिया का है, चाहे आपको क्या लगता है जो 20 साल तक इंडिया में रहा है, अगर उसको तुम 22 में 24 साल में विदेश में छोड़ाओगे, क्या वो मंगलवार में खाएगा वो अंडे? उसके मन में तो 20 साल का बिलीफ है ना कि मंगलवार हनुमान जी का वार है, अंडे नहीं खा सकते। उसके एक्चुअल में देखो, हमारे लिए बेशक होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में मंगलवार को कोई अंडे नहीं खा रहा। पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, यूएसए में भी है, वहां पे लोग बीफ भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। चाइना जो है पूरा का पूरा ही जो कंट्री है वो मीट के ऊपर चल रहा है, चाइना कंट्री। और ऐसे कई देश हैं, जापान है वो भी पूरा मीट के ऊपर चल रहा है। और वो इंडिया के अकॉर्डिंग हेल्थ के अंदर, वेल्थ के अंदर, हर चीज़ों में इंडिया से आगे है जापान। अगर ऐसा होता कि मतलब मीट खाने को बोलते हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं वेज नॉन वेज के ऊपर नहीं आ रहा, पहले बोल देता हूँ। मैं बेसिकली मान्यता की बात कर रहा हूँ कि हमारी मान्यता हमने क्या रख ली है। जापान के अंदर भी वही चीज़ हो रही है। और जापान का जो एवरेज लाइफ स्पैन है सबको पता है, 100 साल, 108 साल है। तो इसका मतलब जो ये मीट वाली फिलोसफी है कि मीट खाने से ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, जापान पे तो अप्लाई नहीं हो रही। उनका तो एवरेज जो एज स्पैन है इंडिया से बहुत ज़्यादा है। और जैसे इंडिया में लोगों को शुगर है, बीपी है, लोग मर रहे हैं दबा दब हार्ट अटैक से, जापान में ये दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वो जो मीट वगैरह खा रहे हैं वो सारा प्रॉपर ऑर्गेनिक है, विद वेजिटेबल खाते हैं। इकिगाई किताब में पढ़ा था मैंने, जो ये मीट वाला जो कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको मैं। तो मीट वाली फिलोसफी तो अप्लाई होनी बंद होगी इंडिया पे और जापान पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इंडियंस की ना मान्यताएं बहुत ज़्यादा है, हमने अपने बिलीफ सिस्टम में ना इतनी ज़्यादा मान्यताएं डाल ली ना। लेकिन हमारी मान्यताएं हमारे क्लाइमेट के हिसाब से सही है। अब कई लोग इस पे डिबेट करते हैं ना कि यार, कि जो नॉन वेज वाला बंदा होता है वो तो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता, उसकी ज़िंदगी तो फलाना है। अरे भाई, तिब्बत के अंदर जितने मोंक रहते हैं ना, इवन जो तिब्बतन मोंक था मिलारेपा, पहला मोंक था जिसने कैलाश पर्वत क्लाइम किया था। तिब्बतन के जितने मोंक हैं वो सारे के सारे नॉनवेज हैं। पहाड़ के ऊपर वेजिटेबल तुम कहाँ से उगाओगे? पहाड़ के ऊपर वेजिटेबल तो होगी नहीं ना, जहाँ पे पूरी बर्फ ही बर्फ पड़ी है। तो वहां पे यही खाते हैं लोग, याक वगैरह का दूध पीते हैं और याक का ही मीट खाते हैं उस साइड, पहाड़ों की साइड में जहाँ वेजिटेबल ज्यादा नहीं होती। तो ये सब हमारी बेसिक मान्यता ही है, हमारा बिलीफ सिस्टम है। तो अब ये जो पूरी किताब है ना, इसको मैंने ऐ समझा कि मेरे साथ में एक बार क्या होता है, जब मैं आज से लगभग ये कोविड से पहले की बातें हैं, उस टाइम किताब वगैरह कोविड से पहले की नहीं है, ये 2021 की बात है ये। उस समय क्या हुआ था मेरे साथ में
जिम वगैरह जाता था मैं, तो मेरे को बड़ा चाव हो रहा था कि यार कोल्ड शावर लेंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे। तो मैं जिम में वर्कआउट करके आता था, सुबह उठता था मैं 3 बजे, सुबह 3 बजे उठता था, ठंडे पानी से नहाता था मैं। बाहर जो टंकी का पानी पड़ा होता है, उठा और नहा लिया पानी से, और नहा के अपना मेडिटेशन वगैरह करी, पाठ वगैरह करा। उसके बाद में अपने कपड़े कपड़े पहने, कॉफी बनाई, पी के अपना जिम चला गया। जिम से आके दोबारा ठंडे पानी से नहाता था मैं। और ये सिलसिला था ना मेरा, ये 1-2 महीने तक ये सिलसिला चला था मेरा। और उसमें ऐसा था कि दबा के वर्कआउट हो रहा है, और दबा के मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। और पानी कौन सा है, बाहर टंकी का पानी, और दिसंबर का, जनवरी का महीना। और अपने ये हरियाणा की जो ठंड पता है ये सबको कैसी होती है यहाँ पे। तो कोई बीमार नहीं हुआ मैं, कुछ मेरे को जुकाम जुकाम नहीं हुआ, बढ़िया। मैं पूरा मतलब फ्लोंट कर रहा कि देखो भाई 3 बजे उठ के नहाता हूँ, ठंडे पानी से कुछ नहीं है, और प्रॉपर वर्कआउट करता हूँ। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मेरी बैक के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई। क्योंकि मसल वगैरह जो है, सिस्टम है बॉडी का, कुछ है एनाटोमी। अब तुम ज़्यादा उस पर प्रेशर डालोगे वो ठंडे पानी से नहा के, तो मेरे होगी जिम में एक बार इंजरी। इंजरी मतलब थोड़ा मैं वेट ज़्यादा मार लिया बैक पे, तो इंजरी होगी मेरे को, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी इंजरी होगी। वही प्रोसेस चलती रही, ठंडे पानी से नहाता रहा, और वो खून वगैरह जम गया मेरी कमर के अंदर, अपर साइड में, ऊपर की बैक में। अब डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने मेरा एक्सरे करवाया। और डॉक्टर बोलता कि भाई इसके एक्सरे में तो ना एक धब्बा सा है इसकी कमर पे। तो बोला मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसको ना ट्यूमर है बैक में। तो मैं इकलौता लड़का, कोई मेरा भाई बहन नहीं है। पापा मेरे मुंह को देखे, मैं पापा के मुंह को देखूं कि क्या हो गया। तो उस बंदे ने मेरे टेस्ट लिख दिए, डॉक्टर ने। और कम से कम 30-35 हज़ार के टेस्ट, मेरे MRI वगैरह पता नहीं क्या क्या लिख दिया कि ये चेक कराओ इसका, इसमें मेरे को डाउट लगता है कि इसकी ये दिक्कत है। तो अब जैसे ही डॉक्टर के वहां से आए, तो मेरा दिमाग खराब, पापा का दिमाग खराब। इधर पापा रो रहे, इधर मैं रो रहा, समझ कुछ आए ना क्या करें। तो पापा को मैं बोला कि यार मैं तो टेस्ट नहीं कराने वाला, ये क्या हो गया एकदम से, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे को मतलब प्रॉपर भूख लगती है, प्रॉपर जिम जाता हूँ, ऐसे कैसे पॉसिबल है मेरी बैक में ये हो गया। मैं तो मानता नहीं हो गया होगा। लेकिन पापा बोले नहीं, टेस्ट तो कराने पड़ेंगे, अब डॉक्टर ने बोला तो डॉक्टर तो स्पेशलिस्ट है ना बैक वगैरह का, प्रॉपर हमारे यहाँ का मेन डॉक्टर था जिसने ये बात बोली थी। तो मैं बोला ठीक है। तो 2 दिन मैं ना, मतलब मन में यही बात चलती रही मेरे कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। 2 दिन के अंदर ना लिटरली मेरा जो वेट था ना, 80 किलो से 75 किलो आ गया था। 2 दिन में 5 किलो वेट टूट गया। मेरे अंदर की भूख मर गई एकदम से, रंग मेरा काला पड़ गया, और बिल्कुल अजीब सा हो गया मैं। कुछ समझ में, परेशान सा बैठा रहूं, कुछ खाने का मन ना करे, कुछ पीने का मन ना करे, मन में एक बात चले कि मतलब कि मेरे तो ये बीमारी होगी, अब मैं मर जाऊंगा, अब कुछ जिंदगी में रह नहीं गया, जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो ये चले चले बीमारी। फिर बाय चांस की बात है कि मैंने ये किताब बहुत पहले पढ़ी हुई थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाली जो किताब पढ़ी थी मैंने। तो फिर मेरी नज़र ना मेरी बुक शेल्फ पे गई थी वो किताब। उस टाइम क्या था, मेरे कमरे में ना किताबों को मैं, सबको किताबों को कमरे में रखता था। मेरे कमरे में 100-150 किताबें हैं, सारी मैंने एक रैक में जा रखी थी। तो मेरी वैसे ही लिटिल दिमाग ना वहाँ चला गया, वो किताब पे ना नजर चली गई मेरी। वो मुझे वो केस याद आया, वो क्रिस्टल गेजिंग वाला जो पढ़ा था मैंने बहुत पहले। मैंने क्या किया, उस किताब में ही मैंने बात पढ़ी थी। मैंने उस टाइम एक काम किया, जो एक्सरे था उसको जला दिया। डॉक्टर ने टेस्ट रिपोर्ट लिखी थी, उसको मैंने जला दी। और मैंने खुद को एक बात बोली कि लाइक पूरा मतलब इंटेंसिटी के साथ में आके, पूरा इंटेंस आके ना, मतलब एक इमोशन के अंदर, उस टाइम मैं हाई इमोशन स्टेट में था। उस टाइम मैंने खुद को एक बात बोली कि मेरे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ मैं। ये डॉक्टर की रिपोर्ट वगैरह सब बकवास है, मैं बिलीव नहीं करता इसके अंदर में। और मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता हूँ कि अब तूने मेरे को ठीक करना है, अब तेरे हाथ में है, तू कैसे मेरे को ठीक कर, अब तुझे करना है, मैं तेरे को कमांड करता हूँ। जैसे उसमें मेथड दिया हुआ था ना किताब के अंदर प्रेयर करने का, सुबह शाम में हाई इंटेंसिटी के साथ में, मैंने वैसा ही प्रेयर 2 दिन तक किया। और 2 दिन के बाद ही मेरे को मेरा दोस्त मिला जिम के अंदर। वो मेरे को बोलता कि यार एक बार ना किसी और डॉक्टर की राय ले लेते हैं, तू उसके ऊपर क्यों डिपेंड हो रहा है, उस डॉक्टर ने तेरे को ऐसा बोल दिया, एक डॉक्टर की राय और ले ले। अब मैं गया एक दूसरे डॉक्टर के पास में, उसने थोड़ा देखा, वो बोला यार कुछ नहीं है, तेरे स्टिफनेस आई हुई है, फिजियो के पास में जा, अपनी कमर की मालिश वगैरह करा, एकदम फिट एंड फाइन। और दवाई दवाई उसने लिख दी मेरे को, बस सर्दी का टाइम है ना तो तेरे को पेन ज़्यादा हो रहा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। फिजियो के पास में गया, उसने कमर की करा मेरे, सिक्का वगैरह कमर की जो प्रॉपर थेरेपी होती है, और हीट पैड वगैरह दिया मेरे को, और कमर पे वो जो होता है ना लोशन लगाने का दिया।
1 हफ्ते के अंदर मेरे आराम आना स्टार्ट हो गया कमर के अंदर। 10 दिन के अंदर मेरी कमर पूरी ठीक होगी। फिर उसने मेरे को स्ट्रेचिंग बताई, स्ट्रेचिंग मैंने करनी शुरू कर दी। वेट नॉर्मल आ गया, भूख दोबारा लगनी स्टार्ट होगी। और बॉडी पे सिम्टम था, रंग काला हो रहा था, वो मेरा बिल्कुल नॉर्मल आना स्टार्ट हो गया। तो ये सब ये सोच के क्या हो रहा था, ये मतलब वो चीज़ बेशक मेरे को थी या नहीं थी भगवान जाने, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं करवाया। पर उस चीज़ को मैं मैनिफेस्ट करना मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं उसके बारे में ही सोच रहा था 24 घंटे, सोते हुए भी उसके बारे में, जागते हुए भी उसके बारे में। वो बेशक वो चीज़ फेक थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी रियलिटी बननी शुरू हो गई थी। अगर मैंने वो किताब ना पढ़ी होती ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो अभी बोल ना रहा होता मैं। क्योंकि वो माइंड में ना इतना घर कर गई थी ना मेरे, एक डॉक्टर तुमको सामने से ये बात बोल देना, उसके बाद आदमी का कुछ नहीं बचता। पहला केस था ये, जब मेरे को लगा कि हाँ यार, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो पावर है, कुछ तो ये चीज़ है, मतलब कुछ तो मतलब ऐसा हिडन चीज़ है जो हमें नहीं पता। और वो जो चीज़ एक्टिवेट तब होती है जब हम एक हाई इमोशनल स्टेट में होते हैं। ऐसा नहीं है आप कुछ भी कमांड करोगे एक नॉर्मल से वे में बैठ के, ना ना ना। इमोशनल स्टेट में, ये तो एक्सट्रीम इमोशन के अंदर आके, या तो आप रो रहे हो या बहुत, मतलब कुछ ऐसी स्टेट होनी चाहिए कि उस समय आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होना चाहिए। उस समय ही आप उसको खुद को कमांड कर पाओगे। दूसरा केस हुआ था मेरे साथ में, मेरा डॉग है रोमियो, तो उसको मैं घुमाने लेके गया था सुबह सुबह। उसके पेट पे ना, मतलब घुमाते घुमाते मैं उसको ले गया था। उसको मैं एक, मतलब एक रास्ते से पार करवा रहा था ना मैं, तो एक लोहे की तार वगैरह थी, बाय चांस पता नहीं क्या थी क्या नहीं थी, उसके पेट पे हल्का सा कट आ गया उस तार से। उसके बाद में चला गया मैं कॉलेज वगैरह, मैंने गौर नहीं करा क्या कट है। वापस आया, मैंने देखा कि रोमियो मतलब कुबड़ा सा बन के बैठा है। तो मैंने देखा पेट में से ब्लड निकल रहा है, पेट में कट लगा हुआ उसके। अब उसको मैं ले गया इमरजेंसी में हॉस्पिटल, जो वेटरनरी होते हैं। उस डॉक्टर ने क्या किया, उसके पेट पे ना कट वगैरह के जो थे ना, टांके वगैरह मार के मेरे को एंटीबायोटिक दे दी। बोला ये इसको एंटीबायोटिक खिला। टांके दिए मैंने इसके मार पेट पे। 2 दिन बाद क्या होता है, रोमियो के जो टांके थे ना, वो तो पेट पे थे ही, लेकिन उसके पेट पे सारे ना रेड 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 रेड, पूरे शरीर पे ना रैशेस से हो गए। पूरा पेट उसका लाल हो गया। तो हम हमारे जो यहाँ का मेन डॉक्टर है उसके पास गए, वो आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था, वो था नहीं यहाँ पे। अब बचा वही दोबारा ले दे के, जो वेटरनरी वहाँ सरकारी है, तो वहाँ क्या ही केयर होती है। तो वहाँ गया, तो वहाँ पे वो देखा उसने, बंदे ने मेरे कुत्ते को। वो बोला भाई इसके तो ना एक काम करना पड़ेगा, ये टांगे टूंगे काट के ना इसके पेट की सफाई करनी पड़ेगी। और इसके पेट में ना जो, मतलब पेट के अंदर इसके ना वो हो गया, पस होगी पेट के अंदर, और टांगे इसके खुलेंगे। और हम कह नहीं सकते बंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, मर भी सकता है। और मैं परेशान, मैं लगा ये क्या एकदम से हो गया, वो पेट पूरा लाल रोमियो का। तो बोला कि ये आप इसको कल ले आओ दोबारा से। मैं परेशान, मेरे को विश्वास ना हो, क्योंकि वहां सरकारी में कोई केयर नहीं है डॉग की। तो मेरे माइंड में यही सेम एग्जांपल था सबकॉन्शियस माइंड वाला। रात को सोने से पहले मैंने उसके रोमियो के पेट पे हाथ रख के प्रेयर करी। और सुबह में उठा था उस टाइम 2:30 बजे, जब मैं नींदों में था। उस टाइम उठ के इंटेंसिटी के साथ में मैंने आधा घंटा प्रेयर करी थी उसके पेट पे हाथ रख के। सुबह के 7 बजे की बात है, उसकी जो रेडनेस थी ना, ऑलमोस्ट 50% रेडनेस उसकी कम हो गई थी पेट के ऊपर से। और उस बंदे का जो जो था ना डॉक्टर, वो दिशांत नाम डॉक्टर का, भगवान उसका भला करे। उस बंदे के पास में गया, उसने मेरे को बताया कि बोला ऐसे ऐसे है। उस बंदे ने 7 दिनों तक, आउट ऑफ नोवेयर, मैं उसको नहीं जानता, वहाँ का सर्जरिकल डिपार्टमेंट का वो हेड स्टूडेंट था, उसने अपने पर्सनल टाइम में मैं रोमियो का ट्रीटमेंट किया। सुबह भी कर रहा है वो ट्रीटमेंट, शाम को भी कर रहा है। क्योंकि इसमें ऐसा था कि रोमियो को ना डेली ले जाना पड़ता था, और इसका मतलब बारिशों का टाइम था, ये जुलाई अगस्त का चौमासे का टाइम होता है। इस समय ऐसा होता है कि जख्म वगैरह के अंदर पस वगैरह भर जाती है, और मतलब काफी ज्यादा जख्म खराब हो जाता है। तो उस बंदे ने भी मेरे केस में इंटरेस्ट लिया, और वो सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल। और वो बंदा क्यों इंटरेस्ट ले मेरे केस में, वो तो स्टूडेंट है ना एक किस्म का वहाँ पे। उसने अपने पर्सनल टाइम में शाम को आके ना रोमियो की मरहम पट्टी की थी 7-8 दिन तक। उसके बाद में मेरे को बता दिया कि ये पाउडर इसका लगा, ठीक हो जाएगा। जहां मतलब किसी कुत्ते की केयर नहीं होती, वहां मेरे को सामने से ऐसा बंदा मिल गया जिसने मुझे कंप्लीट रास्ता बताया। और उसने अपने टाइम में, यानी अगर हॉस्पिटल का टाइम दोपहर को 2 बजे तक है ना, शाम को 5 बजे वो बंदा स्पेशल रोमियो के लिए आता था। और उसमें उसका कोई ये नहीं है कि उसको मतलब पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं, ना भी ना कुछ भी नहीं। उसने अपने पर्सनल में कहाँ से करी, क्योंकि उस टाइम मैंने प्रेयर करी थी
कि मुझे नहीं पता कहाँ से कौन आएगा, कैसे आएगा, मेरा डॉग ठीक होना चाहिए। और वो प्रेयर इतनी इंटेंस थी ना, आउट ऑफ नोवेयर चीज़ें एक मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट होगी। अपने आप ही वो बंदा आ गया, अपने आप ही उसने ऐसे ऐसे किया, 7-8 दिन लगे, मेरा डॉग परफेक्टली फाइन। तो मैं यहाँ इस बारे में क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो शब्द हम इंटेंसिटी के साथ में बोलते हैं ना, जो प्रेयर हम करते हैं या जो बातें हम बोलते हैं, वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट होती है। अगर आप लोग यहाँ बैठे हो ना, जो लोग भी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं फिलहाल, तो आप लोगों ने भी ना इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको नहीं पता, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर कोई चीज़ नहीं होती। इसको मैनिफेस्ट किया है तो ही सुन पा रहे हो, तो ही मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। नहीं तो दुनिया है में से ये लोग ही क्यों आ पाए यहाँ पे। तो कुछ लोगों को लगता है ना कि ये ऐसा ही होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअल में चीज़ें काम करती है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो काफ़ी एक अलग साइंस है। लेकिन मैनिफेस्टेशन के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। कुछ लोग होते हैं उनकी वोकैबुलरी काफ़ी नेगेटिव हो जाती है टाइम के साथ साथ, वो अपने आप को इतनी बातें बोलते हैं। अभी रिसेंटली एक मैंने मेरे पे था, एक लड़का था, तो वो क्या बोलता था कि यार डीमोटिवेशन है, खुद को बदल नहीं पा रहा, मैं मरता जा रहा हूँ। तो मैं उसको बोला, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर वोकैबुलरी। ये तू क्या लिख रहा है कि मैं मरता जा रहा हूँ? क्यों लिख रहा है तू ये? अब उसने तो लिख दिया मैं मरता जा रहा हूँ, उसको लग रहा है कि यार सामने वाले को सिंपैथी देगा कि मैं मर रहा हूँ। सिंपैथी नहीं है भाई, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक जीनी है। वो बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, तेरे को मरना है, चल तेरे को मार देते हैं। तेरे को रास्ते दिखाएगा वो मरने की, फिर कि कैसे मरना है। कुछ ऐसा इवेंट कर देगा लाइफ में कि हाँ अब तू मर जा। जो लोग मरते हैं ना, उनकी मौत अचानक से नहीं होती, वो अपनी मौत को भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं होता कि उनकी मौत मैनिफेस्ट हो रही है, पर वो अपनी मौत को भी मैनिफेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिद्धू मूसे वाला जो केस था, बढ़िया केस है ये तो, अभी रिसेंट ही हुआ है। सब जानते हैं इस चीज़ को कि सिद्धू मूसे वाले का जो मर्डर हुआ है, एक्चुअल में वो मर्डर नहीं है, उसने अपनी मौत को मैनिफेस्ट किया है। अब आप लोग जो सुन रहे हैं सेशन को, वो बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है, मौत मैनिफेस्ट कैसे हो सकती है? जाके देखो उसकी जो गाने वो गा रहा था पिछले 3 सालों से, गाने की वर्डिंग क्या थी उसकी? क्या गाने की वर्डिंग थी उसकी? कि जवानी च गोली बजूगी, जवानी में जनाजा उठेगा। जो रिसेंट गाना आया था मरने से पहले, वो काली गाड़ी के अंदर घूम रहा है और बोल रहा है मेरा जवानी में जनाजा उठेगा, फलाना होएगा। सबकॉन्शियस माइंड तो बोला ना जो हुक्म मेरे आका, जवानी में उठाना है तो ले उठा देते हैं जवानी में भी। एक सिंगर एक गाना गा रहा है, अब उसको नहीं पता वो जो गाने की, गाना जो भी एक बनता है ना, गाना कैसे बनता है, बार बार उस गाने को पेपर पे लिखेगा, बार बार गुनगुनाएगा, सुबह गुनगुनाएगा, शाम को गुनगुनाएगा। और गानों की खास बात ये है कि जो गाने होते हैं ना, वो माइंड में ऑटोमेटिक चलते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई सुबह कोई गाना सुना है, तो वो अपने आप दिन में रैंडमली मेरे माइंड में चल रहा होगा, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मन में गाना बजता रहता है। तो सिंगरों के भी गाने मन में बजते हैं। उसके गाना बजा कि हाँ ठीक है, वो बात एक्सेप्ट हुई, आउट ऑफ नोवेयर वो लड़के आए, उसको मारा, निपट गई कहानी उसकी। एक केस और हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि एक लड़का था, शिवांश नाम था लड़के का। तो उसने क्या, वो क्या था वो लड़का, वो एक गाना सुनता था, मनकीत औलख का एक गाना आया था कि 16वां भी टप्पिया, 17वां भी टप्पिया, 18वें च मुंडा बदनाम हो गया, 18वें च मुंडा बदनाम हो गया। इस गाने को वो बार बार सुनता था, और इसी गाने के ऊपर ना फेसबुक के ऊपर वो रील डालता था बना के कि 18वें बंदा बदनाम हो गया। गाने से बड़ा प्रभावित था वो बंदा इस गाने से। उसके मन में ना ये बात एक बैठ चुकी थी कि 18 साल में ही मेरे को बर्बाद होना है, बदनाम होना है। प्रिंसिपल के साथ में आर्ग्यूमेंट हुआ, उसका 18वां बर्थडे था, उसके बाद में स्कूल गया था वो, प्रिंसिपल से आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ, घर से पिस्तौल लेके आया, प्रिंसिपल ने गोली मार दी। और फेसबुक खोली, फेसबुक पे सारी रील में यही गाना, ए टू जेड जितनी रील थी ना, सब में यही गाना। और प्रिंसिपल ने गोली कब मारी? 18 साल के बाद में। और गोली मारने के बाद क्या हुआ? बदनाम हो गया। तो माइंड में तो उसकी चीज कहीं ना कहीं थी ना कि मेरे को 18 में ही बदनाम होना है। तो वैसे ही सिचुएशन उसकी लाइफ में आनी स्टार्ट हुई, उसी को उसने मैनिफेस्ट किया, और वही वो अट्रैक्ट करता गया अपनी लाइफ के अंदर। तो बड़ा फेमस केस था, यमुनानगर का केस था, हमारे हरियाणा का ही है, जो रिसेंटली हुआ था। रिसेंटली तो खैर नहीं हुआ, इस बात को 3-4 साल हो गए, लेकिन उस समय ये केस हुआ था। बात घूम फिर के वहीं आती है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। चीज़ें एक्चुअल में नहीं होती हमारे साथ में, उन चीज़ों को हम खुद के साथ में करते हैं। मेरे साथ में बड़ा फेमस हुआ था कि एक गाना था,
जब मेरा रिलेशनशिप था ना, आज से लगभग 2020-21 के पास में था, बड़ा सही था, हेल्दी रिलेशनशिप था एक बंदी के साथ में। तो था मतलब 3-4 साल चला, वो ऑनलाइन ही था। उस टाइम मेरे को बड़ा एक गाना सुनने का चाव था। ये गाना था एक, तू आके देख ले गाना जो है किंग का। वो गाना मैं सुनता था जिम में, वो गाना मैं घर पे भी सुनता था। वो गाना मेरा बहुत फेवरेट था उस टाइम पे, दबा के फेवरेट गाना था मेरा वो। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि वो सॉन्ग मैनिफेस्ट भी हो सकता है। एक एक वर्डिंग उस गाने में जो दी हुई है ना, एक एक वर्डिंग वो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई। जितनी बातें उस गाने में दे रखी हैं, सारी की सारी मैनिफेस्टेशन, सब खत्म हो गया 1 मिनट में। बाद में रियलाइज हुआ वो गाना था, उस गाने के चक्कर में सब सिस्टम हो गया मेरे साथ में। आज मैंने एक रील देखी, इसकी थी रील वो, किस्मत जो मूवी थी ना, एमी विर्क वाली, उसमें वो हीरोइन है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्या नाम है उस लड़की का, किस्मत वन में जो ये गाना है किस्मत बदलती देखी मैं। वो लड़की खुद बोलती है कि इस गाने को मैंने सुना नहीं। तो इंटरव्यू पूछता है, तूने गाना क्यों नहीं सुना? बोली ये निहायती गंदा घटिया गाना है। वो बोली क्यों? बोली मैंने ये सोचा कि यार, मैंने हल्का सुना और मैंने सोचा कि किसकी जिंदगी में इतना दुख है जो इस गाने को सुन रहा है। उसने एक्चुअल में बात नहीं बोली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैं ये गाना सुनूंगी, यही गाना मेरी जिंदगी की रियलिटी बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसी को मैं गुनगुनाऊंगी, और ये जो जितने इवेंट इस गाने में हुए हैं वही मेरे साथ में होने स्टार्ट हो जाएंगे, मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। पूरी बात नहीं बोली उसने, आधी बात बोली। इसलिए मना करता हूँ मैं ग्रुप में जो गाने वगैरह जो हैं वो हाई वाइब्रेशनल गाने क्यों डालता हूँ मैं। उसका रीज़न यही है कि आप जो गाने जाने अनजाने में सुनते हो ना, जो लगता है गाने मेरे मन को सुकून दे रहे हैं, मैनिफेस्टेशन हो रही है उन गानों की। अगर यकीन नहीं आता तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लो। 10-15 गाने लो, उदास उदास, उनको सुनो 4-5 दिन बैठ के, और देखो तुम्हें कैसा फील होता है। और उनके बदले में जो ये हाई मोटिवेशनल गाने होते हैं ना, उनको भी सुन के देख लो। गाने की टून का ऐसा नहीं है कि साहब की टून गाने की ऐसी है मेरा मूड स्विंग होएगा, उदास गाना है तो एक अलग में जोन में जाऊंगा, नहीं। सारा खेल मैनिफेस्टेशन का है। उस चीज को आप जाने अनजाने में अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो जो गाने के लिरिक्स है ना, उसमें आपको लग रहा है कि यार ये जो 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 बंदा है ना, वो नहीं है, ये एक्चुअल में मैं हूँ, और ये मेरी लाइफ में हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर उसको तुम बोलोगे ना कि बुरा मत बोल, तो उसको मत नहीं सुनता, उसको सुनता है बुरा बोल, गलत मत कर, गलत कर। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नहीं सुनता कि मत ना, ये वर्ड उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर तुम्हें खुद को रियलिटी में बदलना है ना, तो अपने आप को ये मत बोल लो कि मैं शांत नहीं हो सकता, या मैं मेरा गुस्सा शांत हो रहा है। कुछ वर्डिंग्स है पर्टिकुलरली ना वाली, तो ये माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता। खुद को बेसिकली ऐसी वर्डिंग्स बोलनी है, हर टाइम बोलनी है, कॉन्शियसली एक्टिवेट होकर देखना है कि यार मैं खुद को ले क्या बोल रहा हूँ, और कोई दूसरा मेरे बारे में क्या बोल रहा है। जैसे लड़की का मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो क्या लिखा था मेरे को कि मैं मर रहा हूँ दिन भर दिन। इससे क्या होगा कि जो आइडेंटिटी है वो शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसने वर्ड ही खुद को ये बोल दिया। ये कोई भी इंसान किसी प्रॉब्लम के अंदर है, मान लो आपको कोई फिजिकल डिजीज है, जितना उसके बारे में बात करोगे, जितना आप दूसरों को बताओगे, जितना अपने आप को विक्टिमाइज करोगे, उतनी वो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, बढ़ती 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 जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को नहीं जानता ना कि आपकी प्रॉब्लम कितनी है क्या है। उसको इस बात से कोई लिंक नहीं है। वो जो सुनेगा उसी पे विश्वास करेगा, उसी को रियलिटी बना देगा। सच में झूठ में उसको कोई फर्क समझ में नहीं आता। अब हिटलर था, हिटलर कुछ भी नहीं था। क्या था हिटलर? एक वो था, नॉर्मल सा सैनिक था वो। 5 फुट 4 इंच की हाइट थी, काफी गंदी ड्राइंग थी। बचपन में टीचर ने उसको मारा कुटा धमकाया। उसके बाद में वो एक वहां चला गया, बोलने की उसको काफी अच्छी पावर थी उसके पास में, दूसरों के मन में बातों को बिठा देता था। उस समय उसने बिठाई ये बात लोगों के मन में कि ज्यूस क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो, ये देखो, हम तो जर्मन है, हम आर्यन है, हमारा खून प्योर है। इस ज्यूस की लड़कियों से शादी करोगे या फिर ज्यूस के जो आदमी है हमारी लड़कियों से शादी करेंगे, हमारा खून इम्प्योर कर देंगे। तो बोले कि क्या करें इनके साथ में? बोला इनका एक ही सोल्यूशन है, गैस चेम्बर। गैस चेम्बर में डालो, इनको मार दो सबको पकड़ के। जितने ज्यूस थे उनको पकड़ पकड़ के सबको गैस चेम्बर में डाला, सबको मारा। सब किसके कहने पे हुआ? हिटलर के कहने पे। क्यों हुआ? क्योंकि उसने एक थॉट दिया था जर्मन को, जो पूरी जर्मनी के जो जितने भी अदर लीडर वगैरह थे, उन्होंने उस थॉट को पकड़ा, उस थॉट के ऊपर विश्वास किया
कि हाँ बात तो सही बोल रहा है ये, कि यार हाँ जर्मन ये हम जूस जो है हमारे पे कंट्रोल कर रहे हैं, हमको कब्जे में ले लेंगे। तो जो मैसेकर हुआ था, होना स्टार्ट हो गया। एक एक थॉट जो हमारे मुंह से निकलता है ना, उस थॉट की बहुत तगड़ी फ्रिक्वेंसी है। खुद को ही बोल के देख लो, खुद को जो मान लो ये चीज बोलोगे, आई एम स्ट्रोंग, आई एम पावरफुल, आई एम चैंपियन, और एक खुद को बोलोगे आई एम नेगेटिव पर्सन, मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो गवार हूँ, मैं तो लूजर हूँ। हर शब्द की ना एक वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन के ऊपर फोकस जितना ज्यादा करोगे ना, उतना ज्यादा आपकी जो लाइफ की वोकेबलरी है ना, वो इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं ये चीज बोलता हूँ, मैं खुद को लेकर नेगेटिव कभी भी नहीं बोलना। क्योंकि हमारी बॉडी कभी ये चीज समझती नहीं है कि बंदा नेगेटिव बोल रहा है कि पॉजिटिव बोल रहा है। वो उस बात को ना एक्सेप्ट करेगी और आपकी रियलिटी बना देगी। अभी रिसेंट ये हुआ 2 दिन पहले मेरे पापा के साथ में। ये भी सबकॉन्शियस माइंड का बताऊंगा मैं, केस में भी क्या हुआ था। केस ये हुआ था कि पापा गए रेगुलर चेकअप वगैरह कराने डॉक्टर के पास में। तो पापा को दिक्कत मतलब स्टार्टिंग से थी, कोई हाइड्रोसील की प्रॉब्लम थी। उसमें ऐसा होता है कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, और मतलब डायबिटिक है पापा मेरे, तो उसमें मतलब प्रॉब्लम रहती है यूरिन वगैरह को लेकर। तो डॉक्टर बोला कि आपको ना पीएस से टेस्ट कर लेते हैं, कभी आपकी वो तो मतलब प्रोस्टेट कैंसर की दिक्कत तो नहीं है। तो पापा का ब्लड टेस्ट ले लिया उसने, बाकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल, और वो जो पीएसए वाला था अब वो ले लिया। पापा ने बताई घर पे आके बात की ऐसे से है। मेरे टेंशन माइंड पे होगी, मम्मी के माइंड पे टेंशन होगी। अब मेरे को हर चीज़ के बारे में पता है कि प्रेजेंट में रहना है, ये करना है। स्टिल जहां बात पापा के ऊपर आई, और दिमाग खराब होना स्टार्ट हो गया, ओवर थिंकिंग करने लग गया कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया। 2 दिन से इतना परेशान था मैं। कल का दिन और आज का पूरा दिन मेरा भयंकर परेशानी में गया। मतलब 2 दिन तक मेरा कोर्टिसोल पूरा हाई था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था एक्चुअल में हो क्या गया यार। और रिपोर्ट आए ना, और रिपोर्ट को आने में 2 दिन का टाइम लगता है। इधर मैं परेशान, इधर पापा परेशान। पापा का भी पूरा दिमाग खराब हुआ पड़ा। और पापा तो इवन ये तक देखने लगे कि अपने पास फंड कितना पड़ा है, कि अगर मान ले है तो इलाज कैसे होगा, किस डॉक्टर पे होगा। मैं यार रुक जाओ यार, अभी रिपोर्ट आई नहीं, आपका अलग ही आपका चल पड़ा कि कहाँ से इलाज होगा। मैं रिपोर्ट तो आन दो, रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, नहीं होने वाला कुछ भी आपको। तो मेरे को इसी बात पे विश्वास था कि मतलब यार अपन ने किसी का बुरा नहीं किया, अपन ने किसी का मतलब कार्मिक कंडीशन अपनी ठीक है, किसी का गलत कर नहीं रखा, तो हमारे भी प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्यों मैनिफेस्ट करेंगे हम इस गंदी बीमारी को। तो 2 दिन तक मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था। वो प्रेयर में वाकई में ताकत होती है, चाहे आप खुद कर रहे हो साथ में कोई और कर रहा है, भगवान कहीं ना कहीं बातों को सुनता है। तो भगवान की दया से रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन एक एक मन में सेल्फ डाउट आ गया था। लेकिन प्रेयर का पता था, बार बार प्रेयर करी, और वो प्रेयर वाकई में आंसर भी हुई, इंटेंसिटी के साथ में थी, करने का तरीका पता था, आंसर हुई। शाम को रिपोर्ट आई, रिपोर्ट थी नेगेटिव। जैसे ही देखा कि हाँ नेगेटिव है, मैंने भी चैन की सांस ली, मम्मी ने भी ली, पापा ने भी ली, कि यार चलो ये दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी, 2 दिन इतने गंदे बीते हैं। ना कुछ खाना खाने का मन कर रहा है, ना अंदर जी लग रहा है, ना बाहर जी लग रहा है। इतना अंदर से मन परेशान। क्यों मन परेशान? अब है तो बाप ही। जो साधु सन्यासी होते हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि ये साधु सन्यासी घर में बैठ के पूजा क्यों नहीं करते, क्या मोक्ष की प्राप्ति घर में नहीं होती, क्या घर में बैठ के अपने माँ बाप को छोड़ के ही मोक्ष की प्राप्ति होती है? वो घर का त्याग इसलिए ही करते हैं क्योंकि उनको पता है कि घर में अगर रहेंगे ना, तो माँ से प्रभावित होंगे, बाप से भी होंगे, भाई से, बहन से, समाज के जितने लोग हैं, ताऊ चाचा मौसी नानी, हर किसी से हम प्रभावित होंगे। इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना जंगल में जाके बैठ जाते हैं कि मेरा परिवार से कोई लिंक नहीं है, मेरा एक ही गोल है, मोक्ष को अटेन करना, उसको करूंगा, जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त, किसी से अपना कोई वास्ता नहीं है। इसलिए वो घर छोड़ के निकलते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध जो थे ना, वो अपना घर छोड़ के निकल गए थे। घर में रहोगे ना भाई, हर तरह की सिचुएशन आएगी, तुम्हें खुद नहीं पता कि कब तुम्हारे सामने कौन सा कार्ड पलट जाएगा। क्योंकि मेरे को सपने में ख्याल नहीं था कि 2 दिन मेरे इतने परेशानी में जाएंगे। वही मतलब मन में नेगेटिव थॉट आना, मन में बुरे बुरे ख्याल आना कि यार क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक चीज पता थी, राइट मेथड ऑफ प्रेयर पता था। ये पता था कि यार पॉजिटिविटी के अंदर पावर होती है, ऐसे नेगेटिव नहीं हो सकते। तो मैंने खुद भी प्रेयर करी, और 2-4 जो मेरे नोन थे, जिनसे मेरा अच्छा मेरा बातचीत थी, उनको ही मैंने बोला कि यार तुम भी प्रेयर करो। प्रेयर वाकई में आंसर होती है। जो लोग सोचते हैं ना कि यार प्रेयर वगैरह कोई आंसर नहीं होती, अगर आप दिल से प्रेयर करोगे ना,
प्रेयर आंसर होती है, यूनिवर्स के अंदर प्रेयर जाती है और एक्चुअल में उसका मैनिफेस्टेशन होता है। करने का तरीका आना चाहिए। इसी में एग्जांपल देता हूँ मैं प्रेयर वाले केस में। जर्मनी का एक बंदा था वुल्फ हेंसिंग नाम का, शायद आप लोगों में से पता नहीं कौन जानता है या नहीं जानता। ग्रुप में उसके मैंने ऑडियो भी डाली थी वुल्फ हेंसिंग की। उसमें ऐसा था कि उस बंदे की जो बिलीफ पावर थी ना बहुत तगड़ी थी, मतलब इतनी तगड़ी बिलीफ पावर थी ना वो। एक बार क्या होता है, वुल्फ हेंसिंग छोटा बच्चा बच्चा था, ट्रेन में सफर कर रहा होता है। ट्रेन के जो नीचे वाली बोगी होती है वहां छुपा होता है, टिकट थी नहीं उसके पास में। अब टिकट चेक कराता है, उसको बोलता है बाहर निकल, टिकट दिखा। अब उसके पास टिकट है नहीं, तो उसने क्या किया, वहीं पे एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, उस कागज के टुकड़े को उठाया और उसको बोला कि अपने मन के अंदर उसने एक विश्वास पैदा किया, बिलीफ पैदा किया कि ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक्चुअल में टिकट है। टिकट चेकर ने टिकट देखी, वो कागज टुकड़ा देखा, बोला तेरे पास तो टिकट है, छुप के क्यों बैठा था, बाहर आ और बैठ जा अपनी सीट के ऊपर। तो उसके बाद में दूसरा केस होता है। उस टाइम पे रशिया की बात है, यहाँ रशिया में। तो उस टाइम रशिया में स्टालिन था। तो स्टालिन बोलता है उसको कि तू एक काम कर, इतना ही तू बोलता है ना कि मेरे में बिलीफ पावर है, मेरे को साइकिक हूँ मैं, साइकिक पावर है मेरे पास में, तू मेरे रूम में आके दिखा, यहाँ पे इतने सारे गार्ड हैं, तू मेरे रूम में कभी भी नहीं आ पाएगा। वुल्फ हेंसिंग ने अपने अंदर एक बिलीव पैदा किया। वो मतलब स्टालिन से दूसरे नंबर का ऑफिसर अपने आप को बोला कि मैं मतलब ऑफिसर हूँ, मैं आर्मी के अंदर हूँ। सारे रूम पार करता हुआ स्टालिन के कमरे में खड़ा हो गया। तो बोला बाहर सैनिक नहीं खड़े? बोला हाँ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सबने मेरे को सैल्यूट किया है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि वुल्फ हेंसिंग की ना जो बिलीफ पावर थी ना, जो खुद के ऊपर एक मतलब विश्वास करने की शक्ति थी, बहुत तगड़ी थी। इसी में तीसरा केस होता है। स्टालिन उसको बोलता है चल ठीक है, तेरी सारी बात मान ली, लेकिन तू बोलता है ना कि तू हर इंसान को यकीन दिला सकता है अपने बिलीफ के द्वारा, बैंक में जा और 1 मिलियन रूबल निकाल के आ फेक चेक से। और बैंक वाला जो है ना, वहां पे सारे पुलिस होगी, सारी मतलब प्रॉपर बंदोबस्त होगा, और तू निकाल के दिखा। वुल्फ फेंसिंग ने एक लिया कागज का टुकड़ा, फेक चेक बनाया, अपने मन में इंट्यूशन बिठाई कि ये रियल चेक है, गया बैंक के ऑफिसर को दिया पूरा का पूरा चेक। उस ऑफिसर ने चेक को देखा, डबल चेक किया, उसको पैसे पकड़ाए। जैसे ही वो बैंक से बाहर आया, दोबारा उसको देखा, अब वो चेक उसको दिखाई तो कागज का टुकड़ा है। उस बंदे को वहीं अटैक आ गया जो कैश देने वाला था। तो हमारे अंदर मतलब ऐसी साइकिक पावर है कि हम जो इस समय अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये पूरा 1% भी नहीं है। 1% क्या होता है? क्योंकि हमको आज तक दिक्कत हमारे साथ में ये हुई है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इतना चौपट एजुकेशन सिस्टम है। मैकॉले ने जो बनाया था, वो गुलाम बनाने के लिए ही बनाया गया है। इस एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाई हो रही है ना, वो गुलाम बनने के लिए हो रही है। तो हमारे अंदर बचपन से ये बिलीव डाल दिया गया है कि मिडिल क्लास बंदा क्या करेगा, बैंक में नौकरी, एसएससी, यूपीएससी, 3 4 चीजें हैं, उसके अलावा चौथी तो माइंड में आती नहीं है। अब तुम बोलोगे यार ये कैरी मिनट भाई, ये तो एक्सेप्शनल केस है, ये एक आधा निकल जाता है। वो ये भी क्यों निकल गए? क्योंकि इनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं थी। अगर ये एजुकेशन कॉलेज तक हो गया होता ना, इसका भी सारा सिस्टम चौपट हो जाता। उसने सही टाइम पे सही चॉइसेस कर ली, अगले की डेस्टिनी थी, अगला निकल के चला गया इस गंदगी में से। तो ये चीज है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत तगड़ी है। हर समय आपका जो बिलीफ है ना, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। जितने मार्केट के अंदर ये जो एडवर्टीजमेंट के होर्डिंग देखते हो ना, जो बड़े बड़े लगे होते हैं, कभी नोटिस करना जितने भी होर्डिंग वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े, ये वहां होते हैं जहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वहां से गुजरेगी। यानी कि जो ये होते हैं अपना पुल वगैरह जो होते हैं, उसके ऊपर बड़ा सा होर्डिंग लगा देते हैं। वहां पे लगा होता है ज्वेलरी का, तनिष्क, कटरीना कैफ की फोटो लगा देंगे बड़ी सारी, या दीपिका पादुकोण लगा देंगे। ज्वेलरी का नाम लेते माइंड में क्या आता है? तनिष्क। अब मुझे क्या तनिष्क क्या है, मैं तो कभी गया भी नहीं उनके शोरूम पे, ना मैंने कभी ज्वेलरी खरीदी। लेकिन नाम मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं जिस जिम में जाया करता था, उसके बाद हमेशा वो बड़ा सा होर्डिंग था तनिष्क वाला। तो माइंड में ज्वेलरी का सोचते ही तनिष्क आता है। या हम सोचते हैं कि नूडल खाना है, तो माइंड में जब नूडल का सोचते हैं तो एक ख्याल आता है मैगी मैगी मैगी। बचपन से हमने मैगी खाई है। सनफीस्ट की नूडल होती है, उसको ही मैगी बोलते हैं। रामदेव की नूडल होती है, उसको क्या बोलते हैं? ये पतंजलि की मैगी है, रामदेव की मैगी है। एक्चुअल में तो वो इंस्टेंट नूडल है ना।
जो पेस्ट होता है जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोलगेट है। या जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैंपा है। तो बचपन से हमारे अंदर ये बिलीव डाल दिया गया है। जब हम छोटे से होते थे तब से हमारा जो माइंड है प्रॉपर प्रोग्राम कर दिया गया है एक सिस्टम के द्वारा कि ऐसे ऐसे होगा। हर समय हमारी प्रोग्रामिंग की जा रही है। जो आप बोलते हैं ना कि आप एक मैट्रिक्स के अंदर हो, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स यही है कि आपके माइंड में ऐसे थॉट डाल दिए गए हैं। अरे बीजेपी पार्टी है, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कमल का उन्होंने ले लिया निशान और उसको एक भगवा करके दिखा दिया। भगवा कहाँ दिखाते हैं, वो श्री राम की वजह कपड़ा है वो भगवा। इन्होंने अपने आप को मतलब साबित कर दिया कि इंडिया में मैक्सिमम कौन लोग हैं, हिंदू लोग हैं। तो हिंदू लोग सपोर्ट किसको करेंगे, भगवा को करेंगे सपोर्ट, जय श्री राम को करेंगे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे पकड़े, उनका देखो कोई लिंक नहीं है डेवलपमेंट से लेके। तुम्हारी नौकरी लगे ना लगे तुम भाड़ में जाओ। देखो मैं एंटी बीजेपी नहीं हूँ, एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल है। जैसे आर्टिकल 370 जो कश्मीर से हटाया था, और जो अपना ये एनआरए एनसीसी वाला जो मुद्दा था, जो वहाँ के जो शरणार्थी थे बाहर वाले, सेकंड मुद्दा, और थर्ड जो अपना ये था अयोध्या राम मंदिर वाला। तो इनका जो मेन मैनिफेस्टो था ना वो ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, उस पर तो ये कोई बात ही नहीं कर रहे थे। इनका मुद्दा ही मेन ये था कि यार अपना जो राजनीति है वो मंदिर के ऊपर करेंगे। उनको लगा था कि यार हम तो मंदिर बना के जीत के निकल जाएंगे। लेकिन वो एक बात भूल गए थे कि इस समय सोशल मीडिया भयंकर रूप से एक्टिव है। ध्रुव राठी वगैरह जितने भी जो ये थे लेफ्ट विंग वाले, उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चलाया कि ये चीज़ें ऐसे हैं। उन्होंने प्रॉपर फैक्ट से दिखानी शुरू करी, और कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में भी ये चीज़ आई कि हाँ यार बात तो ये सही बोल रहा है, ये ग्रोथ की बात तो कर नहीं रहा। और उसका उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि जो मोदी जी थे वो फैजाबाद जो अयोध्या की कंस्टिट्यूएंसी वहां पे हार गए, और जो यूपी है यहाँ भी हार गए, जो इनका मेन गढ़ था। और इनकी जो सरकार है वो पूरी की पूरी, जो एनडीए है, वो दो पार्टी के साथ इनको बनानी पड़ी। जो यूट्यूब वगैरह पे हम रील देखते हैं ना, हर समय हमारा माइंड प्रोग्राम होता है। इनका जो आईटी सेल है बीजेपी वालों का, प्रॉपर तरीके से काम किया ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी को ये बात पता थी, सोशल मीडिया की पावर। उसने क्या किया, बंदे ने इलेक्शन से पहले ही उसने भारत जोड़ो यात्रा वगैरह करनी शुरू कर दी। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बंदे ने पैदल यात्रा करी, वहां से लोगों से मिलता हुआ गया। कभी ट्रक ड्राइवर के साथ में बैठ रहा है, कभी वो लड़कियों के बीच में जाके बैठ रहा है, उनकी परेशानी को सुन रहा है, गरीबों के घर में जाके रोटी खा रहा है। तो उसने क्या किया, ग्राउंड लेवल पे आके सोशल मीडिया के थ्रू आके अपनी खुद की एक ऐसी तगड़ी इमेज क्रिएट करी, एक ऐसा अपना ओरा बनाया कि जो उसका एक ओरा था ना, पप्पू वाला ओरा, कि तू पप्पू है, तुझे बोलना नहीं आता, यहाँ से आलू जाएगा यहाँ से सोना निकलेगा। उसने दाढ़ी वगैरह बढ़ा के प्रॉपर अपने आप को ट्रेंड करके अपना पूरा ओरा ब्रेक कर दिया, और खुद को ना एक नया इंसान बना के ना लोगों की नजरों में खड़ा कर दिया। आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ वो सारे जानते हैं कि कितनी सीट आई है। इस चीज का पॉलिटिकल मुद्दा मैं नहीं कर रहा, एक मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें हमारी जाती हैं, कैसे हमारे बिलीव बनते हैं डे बाय डे चीजों से। सोशल मीडिया के ऊपर मैं खुद देखता था, जब इसकी अभी तो इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया था, लेकिन जो राहुल गांधी का जो वो तरीका तो था ना, इनका जो आईटी सेल था जो कांग्रेस वाला, उनका जो मुद्दा पूरा ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये करेंगे वो करेंगे। और प्रॉपर उसकी जो यूट्यूब की प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इतने बढ़िया तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बना रखी थी ना। कोई भी इंसान अगर 5-6 दिन देख लेगा ना, तो उसको अंदर से यही लगेगा कि यार वोट तो मेरे को राहुल गांधी को ही देना है। तो सबकॉन्शियस माइंड उसका तैयार कर रखा था पहले से। और बीजेपी वाले उस चीज में फेल हो गए, इनको लगा 2 बार जीत गए हम इलेक्शन, तीसरी बार भी जीत जाएंगे। बहुत सारी चीजें काम करती है, इवन जो कंपनीज होती है ना, विमल है जो विमल जो ये गुटखा बेचती है, दाने दाने में केसर का दम। मेरा खुद का मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं, दाने दाने में केसर मतलब अंदर से लगता है कि यार इसमें सच में केसर है क्या विमल के अंदर। उन्होंने उसको इस तरीके से गाने वगैरह बना के इस तरीके से प्रेजेंट किया है, अक्षय कुमार ले लिया, शाहरुख खान ले लिया विमल की एड में, बड़े बड़े सारे सेलिब्रिटी उसको ले रखा है विमल की एड में, भयंकर लेवल पे एडवर्टाइजमेंट। और क्या लगता है एडवर्टाइजमेंट किस चीज की हो रही है, विमल के पान मसाले की हो रही है ना, विमल की इलायची की हो रही है। विमल इलायची, रजनीगंधा इलायची। तंबाकू वाली कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ये क्या करती हैं, शराब की जो कंपनियां होती है हमारे इंडिया देश के अंदर, शराब की, तंबाकू की, जितने भी इंटॉक्सिकेंट होते हैं ना, उनकी एडवर्टीजमेंट बैन है। ये क्या करते हैं, इनको तो करनी है एडवर्टीजमेंट, ये क्या करेंगे, रॉयल स्टैग की जो बोतल है ना,
सेम वैसे लोगों की एक वाटर बोतल निकालेंगे। और मजे की बात ये है, जो वाटर बोतल जो है ना, वो सिर्फ एड में ही दिखती है। कभी भी नोटिस करना, जितनी टीवी में ऐड देखते हो ना, ये जितने भी होर्डिंग लगे देखते हो, वो कभी भी शराब की बोतल नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे पानी की बोतल। वो कभी भी तंबाकू नहीं दिखाएं, कभी भी जो खाते हैं ना ये विमल गुटखा वगैरह, गुटखा कभी भी नहीं दिखेगा। वो होती है इलायची, वहां लिखा होता है कि कोटेड इलायची है। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। अब तुम सोचोगे उनका जो मेन जो मार्केट का जो एजेंडा है, वो विमल की इलायची थोड़ी बेचना है, बेचना तो पान मसाला ही है। लेकिन वही एक बात है जो लास्ट लेक्चर में मैंने समझाई थी, क्यू, हैबिट, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू क्या होता है? विमल के जो पान मसाले का जो पैकेट है ना, वो क्यू है। अब उस आदमी को नहीं पता ना कि वो इलायची कोटेड तो छोटे छोटे अक्षरों में नीचे लिखा होता है। मेन तो उसको पैकेट विमल का दिख रहा है ना। और जितनी बार उसको दिखेगा उतनी बार उसको खाने का मन करेगा। इंडिया के अंदर कितनी बड़ी गुटखा मार्केट है, कितनी बड़ी कंपनी है विमल, कैसे बड़ी बन गई है। इसने जो मेन सेलिब्रिटी है उन्हीं को उठा लिया, तीनों को, जो सारे उसको जानते हैं, और बड़े बड़े बैनर हर जगह लगा दिए। सबके माइंड में एक चीज बैठ गई कि खाना तो विमल ही खाना है। और इंडिया में कितना लेबर है, कितने लोग हैं, गुजरात में, राजस्थान में तो बेहिसाब लोग खाते हैं गुटखा वगैरह, इसको मावा बोलते हैं। सभी विमल खाते हैं वहां पे। इसको इतना ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया, इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया कि दाने दाने में केसर का दम। अजय देवगन की ऐड आ रही है, वो कह रहा है भी केसर उड़ रहा है गलियों में। ऐड भी देखना कभी तुम विमल की, गलियों में केसर उड़ रहा है, केसर की बारिश हो रही है। उसको मतलब इतनी बढ़िया उसकी ऐड दिखाते ना ग्लोरीफाई करके, कि इंसान को लगने लग गया कि विमल मैं खाऊंगा ना मेरी प्रेस्टीज बढ़ेगी। वो बोलते नहीं है कि मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। भी तू रजनीगंधा खा, ये शीशी है तेरे हाथ में, तेरी दुनिया तेरे पैरों में लेट जाएगी खाने के बाद में। तो इंसान को लगता है कि हाँ यार, रजनीगंधा खाऊंगा, डब्बी है मेरे हाथ में रजनीगंधा की, बड़े लोग खाते हैं, मैं खाऊंगा, मुझे बड़े लोग वाली फीलिंग आएगी। अभी रिसेंटली मैं एक बात देख रहा था कि डोमिनोज वगैरह जो जो कंपनी है पिज्जा वाली, तो ये क्या गेम खेलते हैं लोगों के साथ में। ये अपने पिज्जा के साथ में ना ओरिगानो चिली फ्लेक्स वगैरह ना एक्स्ट्रा देते हैं, 4 पैकेट 8 पैकेट। तो मेरे हमेशा माइंड में आती थी, अरे कंपनी वाले इतना मतलब क्यों देते हैं, इतने पाउच ऐसे ही दे देते हैं। तो बाद में मुझे रिसेंटली पता लगा कि कंपनी वाले जानबूझ के देते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, इंडियन लोग क्या है, वो कोई भी सामान फेंक के राजी नहीं है। वो क्या करेगा, उसको अपने फ्रिज में रख देगा, ओरिगानो को और इसी चिली फ्लेक्स को फिर रसोई में रख देगा। और जितनी बार वो फ्रिज खोलेगा ना, उतनी बार उसकी निगाह ना उसी ओरिगानो पे पड़ेगी, और उस पे क्या लिखा हुआ है, डोमिनोज। तो उसके माइंड में चीज आ जाती है कि पिज्जा मतलब डोमिनोज, डोमिनोज ही खाना है मेरे को पिज्जा। तो ये चीजें हैं जो मैं आज मतलब बताना चाह रहा था कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, या हमारे माइंड पे चीजें कैसे कंट्रोल करती हैं। बहुत चीजें हैं, तो बहुत मैंने कम एग्जांपल दिए हैं। इसमें जब डार्क साइकोलॉजी के अंदर आओगे ना, लोग कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपका फायदा उठाते हैं, कैसे वो कुछ ऐसे ही बातें बोलते हैं जिनसे आपके जो सेंटिमेंट्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। बहुत सी चीजें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब लगा लो मैंने 10% चीजों को भी टच नहीं किया। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर समय हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना वो करी जा रही है, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब पे क्या हो रहा है, यूट्यूब पे देखो तुम, लोग क्या कर रहे हैं, फैमिली बैठी है, वो एक दूसरे के ऊपर गुब्बारे फोड़ रहे हैं एक दूसरे के थप्पड़ मार रहे हैं, वीडियो बन रही है, सारी वीडियो वायरल, लोग देख रहे हैं, रील वगैरह में पागल हुए पड़े हैं। उसमें कुछ नहीं हो रहा। यू बिकम कंटेंट कंज्यूमर। वो तो प्रोड्यूस करेगा, कैरी मिनाटी की डेली वीडियो आएगी, आशीष चंचलानी की भी आएगी, जितने बड़े से बड़े यूट्यूबर है ना, उनको तुम तो अमीर बनाओगे, वो पैसा कमाएंगे दिन दुगनी रात चौगुनी स्पीड से। लेकिन उस कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद ना, तुम डे बाय डे गरीब बनते जाओगे, क्योंकि तुम उनके एक यूट्यूब चैनल पे एक छोटे से एक व्यू हो, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई जानता नहीं है। तू आज मर जे, किसी को नहीं पता लगने वाला कहाँ गया कहाँ से आया था, गेम ओवर। मैं देखता हूँ इनकी जो चलती है स्ट्रीम वगैरह, जो गेम वगैरह खेलता है ये, 50 50 60 60 हजार लोग देखते हैं, और कोई 1000 पे डाल रहा है, कोई 3 3 हजार का मार रहा है, कोई 6 मार रहा है। हेलो में पैसे दो दे भी रहे हैं वो गेम देखने के, गालियां सुनने के। तो कम्युनिटी ऐसी बन चुकी है ना अपनी इंडियन वाली, उनका माइंडसेट ही ऐसा तैयार कर दिया गया है। इसमें उनकी भी गलती नहीं है। पहले हमारा माइंडसेट था पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके,
कि जब मैं होता था 11th 12th में, उस टाइम तो मोबाइल वगैरह का इतना ट्रेंड था नहीं। तो उस टाइम कोचिंग जाते थे, छोटी सी लिमिटेड क्लास होती थी, एक प्यारी सी छोटी सी किताब होती थी, उसी को बार बार पढ़ते थे। और एक जो मैडम बताती थी उन उसकी बात पर विश्वास करते थे, घर आते थे, अपना एग्जाम दे के जिंदगी में सुकून था। आज मैथ के 10 टीचर हैं, रीजनिंग के 50 टीचर हैं। वो जो मैथ के 10 टीचर है उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। कोई किसी को बिहारी बोल रहा है कोई कोई बोल रहा है तू रट के पढ़ाता है, कोई के जहरीले सवाल है। और इसमें जो जो स्टूडेंट है उनकी बर्बादी चल रही है। और रईसी कसर हमारी सरकार निकाल देती है। यूपी का जो पुलिस का पेपर था कांस्टेबल का, वो लीक हो गया। आरओ का वो लीक हो गया। नीट वाला पेपर है, इसमें धांधली है। ये सब इसलिए हो पा रहा है ना, क्योंकि जो हमारा इस टाइम जो यूथ हो चुका है वो गुमराह यूथ है। उसको कैसे मर्जी पागल बनाओ, क्योंकि वो तो रील में बिजी है ना। उसने क्या लेना है। वो सुबह उठता है, वो सुनता है बंदे हारे बंदिया गाना सुन के, शाम को लड़की से बातें करके सो जाता है वो। उसका क्या लिंक है। सारे अपने बाइफरकेट, इनको पता है कि फूट डालो राज करो। अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने इंडिया में डिवाइड रूल तो किया था कि तू राजपूत है, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू राम राम के नारे लगा। 1907 के अंदर जब इन्होंने सूरज स्प्लिट की थी अंग्रेजों ने, तो उन्होंने यही तो किया था ना कि अब से क्या होगा, स्पेशल इलेक्टोरेट होगा, कि जो मुसलमानों के जो वोट होंगे ना, इन मुसलमानों का एक अलग लीडर होएगा। तो जहां लड़ाई हम, उस टाइम इंडिया का तो कुछ चक्कर था नहीं ना कि एक भारत जैसे देश बनेगा। उस टाइम तो जो भारत था हमारा प्रांतों के अंदर था। तो वहां से बात उठी है मुस्लिम वाली। अब जैसे उठेगी तो फिर हिंदू मुस्लिम डेफिनेटली अलग होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसने इलेक्टोरेट बनाया इसलिए था ताकि हिंदू और मुस्लिम ये सारे आपस में टूट जाएं। हिंदू अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया, सिख अलग हो गया, क्रिश्चियन अलग हो गया। और वो चीज़ तब चली थी और आज तक चलती आ रही है। यूनाइटेड हम लोग है ही नहीं, क्योंकि हम हिंदुओं में तो कास्ट आ गए ना, कि ये राजपूत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वो भी डाला गया है हमारे अंदर। और ये पॉलिटिशियन वगैरह जो लोग हैं, हमारे अंदर एक चीज डाल देते हैं, और उसके बाद में इनके बच्चे वगैरह बढ़िया विदेशों में पढ़ रहे हैं। इनकी इंटर पार्टी में शादी हो रही है। बीजेपी वाले की लड़की कांग्रेस में ब्याह रखी है, कांग्रेस वाले का लड़की बीजेपी में ब्याह रखी है। आपस में सारे एक हैं। और बस टीवी पे आते हैं, नाटक में लड़के दिखा देते हैं। मोदी खुद बोल रहा था, इस मोदी की तुम देखना एक वीडियो है, उसमें खुद बता रहा था। शायद अक्षय कुमार के साथ वीडियो थी, जो अक्षय कुमार उससे पूछ रहा था कि तू आम खाता है क्या। उसकी खुद की ये बात थी कि तुम ममता बनर्जी है ना, ये मेरी बहन है, ये मेरे को हर साल राखी बेचती है, मेरे लिए बंगाल की मिठाई बेचती है, मेरे लिए बढ़िया बढ़िया कुर्ते बेचती है। और उसके बाद क्या होता है, जब टीवी पे आते हैं तब ममता बनर्जी इसको गालियां बक रही है कि देश को बर्बाद कर रहा है, फलाना कर रहा है, और ये इसको बोल रहा है उल्टा सीधा। बेसिकली प्ले चल रहा है, प्ले हम देख रहे हैं अब। हमारे दिमाग के साथ ऑलरेडी खेल 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 दिया इन्होंने। माइंड कंट्रोल है। जो बेचारे जो लोग पढ़ रहे हैं, दो चार अक्षर जो पढ़ लेते हैं, इनको जो इनके बारे में बोलना स्टार्ट करते हैं, उनको ये बताते हैं टेररिस्ट है। इनका सीधा फंडा क्लियर है, ये पाकिस्तान नहीं है, टेररिस्ट है, ये हमारे अखंड भारत के बारे में उल्टा बोल रहा है, ये हिंदुइज्म के बारे में उल्टा बोल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। मैं तो बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा एट दी एंड, आज के लेक्चर को कंक्लूड करने में, कि हर समय हमारा जो माइंड है ना, प्रोग्राम तो देखो हो रहा है। अब या तो इसको पॉजिटिवली प्रोग्राम कर लो या नेगेटिवली प्रोग्राम कर लो, ये तो आपके हाथ में है। कि कोई ना कोई थॉट तो किसी ना किसी के माइंड में एक जगह जाके ट्रिगर करेगा ना, कहीं तो कोई बात स्ट्राइक होएगी जाके। वैसा ही माहौल बना दिया, वैसे ही पोस्ट डाल दी, वैसे ही किताबें, वैसे ही गाने, एक प्रॉपर हर चीज वैसे बना दी। लेकिन खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करना आपका काम है। अब इसमें लगे बड़े हैं, लड़ाई चल रही है। अरे भाई, कितनी बार मैं कह चुका, खुद के ऊपर फोकस करो भाई। तुमने क्या लेने एक दूसरे के साथ में। कोई किसी को क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, अगले कर्म है, अगला भुगतेगा जो कर रहा है नहीं कर रहा। दिक्कत यहाँ पैदा होती है ना, इतना समझाने के बाद जब मैं चीजें देखता हूँ ना कि यार आपस में उलझे पड़े हैं, लड़ रहे हैं। सिंपल है, खुद के साथ में फोकस करो ना। तुम्हारी किसी के साथ में अगर वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही, भाड़ में जाए, फिर वो छोड़ो उस बंदे को। फोकस ऑन योर सेल्फ। तुम उससे लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारा खुद का माइंड डिस्टर्ब है। मैं यही बोलता हूँ कि यार एट द एंड खुद के ऊपर ध्यान दो। इन सब बातों में कुछ नहीं पड़ा। कोई दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने फलाने तीसरे को क्या बोल रहा है, अरे भाड़ में जाए सारे के सारे। तुम्हें उनसे क्या लेना है, तो खुद पे ध्यान दो ना भाई। तीन बंदे लड़ाई कर रहे हैं, चौथा उनको बैठ के देख रहा है। और चौथा जो बैठ के देख रहा है ना तीन बंदों को लड़ते हुए, चौथा उनके ऊपर कमेंटबाजी कर रहा है। अरे भाई चौथे बंदे, तेरा क्या लिंक है उनसे कमेंटबाजी करने का, तो अपना काम कर। वो लड़ रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। अपना काम करो। अपनी इंडिया में दिक्कत यही है ना, अपने इंडिया में दिक्कत ये है। ये तो मैं एग्जाम्पल मैंने खुद देखा था होता हुआ। एक बार क्या हुआ था,
एक बार एक बाइक वाले को ना एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी। तो बाइक वाले गाड़ी वाले का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, दोनों आपस में ना, मतलब बढ़िया, वो बोल रहे हैं, बाइक वाला बोल रहा है तेरी गलती है, गाड़ी वाला बोल रहा है तेरी गलती है। दोनों का आपस में तगड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। वो तीसरा बंदा, वो बड़ी देर से ना, एक बंदा होता है वो खड़ा होकर देख रहा होता है। तो तीसरा बंदा क्या बोलता है गाड़ी वाले को, भी तेरी गलती है। तो गाड़ी वाला बोलता है तू अपना काम करने जाके, तेरा क्या लिंक है, जब बात हम दोनों की हो रही है, तू तीसरा कौन है विजय बोलने वाला, तू अपना काम कर जाके। लेकिन तीसरा बंदा जो होता है उसकी चुल होती है मन में, वो कहता है नहीं नहीं मैंने देखा है तेरी गलती है, तू गाड़ी स्पीड में लेके आया, टक्कर लगी है। जो गाड़ी वाला था ना, बाइक वाले को छोड़ देता है। वो तीसरा बंदा जो था ना, कमेंट वाला, उसको पकड़ के ना थप्पड़ थप्पड़ मार के इतना बुरी तरह मारता है ना, मेरी आंखों की देखी बात है। उसको मार मार के ना अधमरा कर देता है, और कूट काट के उस बंदे को। और जो बाइक वाला जो था ना वो, जब उसने देखा ये मारकुटा स्टार्ट होगी, बाइक लेके पार गया और कूट काट के उसको पटका वहीं पे, अपनी गाड़ी में बैठा पार गया। और जो जो मार खाने वाला था ना, अब बता उसकी क्या उसकी वो थी, गलती थी जो उसको मार लगी, चुल थी उसके दिमाग में किसी के मामले में जाके फंसने की। अपने काम से मतलब नहीं रखा उस बंदे ने, दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट था उस बंदे को, गया और बर्बाद हो गया। इसी में सुनो एक और एग्जांपल हमारे साथ में क्या होता है। तुम्हारी कोई दोस्त तुम्हें बोलेगी कि यार एक बात बता मेरे को, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम बोलोगे क्या हो गया बता। अरे यार देख यार, ये लड़का ना मुझसे बात नहीं कर रहा, काफी दिन से मेरे को इग्नोर कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। अब तुम क्या करोगे, उसको सलाह देनी शुरू कर दोगे, क्या हो गया बता क्या बात है। वो अपना राम कहानी शुरू कर देगी कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये हुआ है। अब तुम उसको बोलोगे कि अच्छा एक काम कर, तू ना इसको इग्नोर कर 3-4 दिन, इसके बाद में सब बढ़िया हो जाएगा। और वो लड़की क्या करेगी, उसको इग्नोर मारेगी, उससे बात नहीं करेगी। इससे क्या होगा, उनकी और तगड़ी लड़ाई होगी, भयंकर लड़ाई होगी उन दोनों की आपस में। फिर जिसको लड़की को तुमने सलाह दी थी वो तुम्हें आके पकड़ेगी, तुम्हारी गुद्दी कहेगी यार तूने मेरा घर उजाड़ दिया। वो बोले क्या, बोल देख तूने कहा था ना उसको इग्नोर कर, वो देख अब किसी और लड़की के साथ में घूम रहा है, तेरे कारण मेरा ब्रेकअप होएगा, तू है रीजन। तो आप बोलते, तुम बोलोगे यार नहीं यार मैंने तो तेरे को समझाया था अच्छे के लिए, मैं थोड़ी हूँ। वो नहीं नहीं तूने मेरे को गलत सलाह दी, इसी कारण मैं ब्रेकअप हो रहा है। अब भूले भटके उन दोनों का पैचअप हो गया। लड़की ने लड़के को कैसे करके मना लिया। अब लड़का लड़की से पूछेगा कि एक बात तो बता कि तूने ऐसा करा क्यों मेरे साथ में, तूने मुझे इग्नोर किया क्यों। बोली यार बहुत गलती होगी, ये जो है ना, ये लड़की, इसने मेरे को बोला था कि तेरे को इग्नोर करने के लिए। अच्छा इसने बोला था क्या। अब लड़का आएगा वो तुम्हें 4 बार सुनाएगा कि अपने काम से काम नहीं होता है क्या, दूसरों के घर में आग लगा रही है, हमारा घर उजाड़ रही है। अब वो क्या हो रहा है एट द एंड, जो लड़का लड़की थे वो तो निकल गए दोनों, और तुम्हारी ऐसी जैसी कर दी उन्होंने दोनों ने मिलके। और तुम्हारा इसमें कोई फॉल्ट भी नहीं है, और तुम्हारी तुम्हें खत्म भी कर दिया। और ये जो केस है ना, 99.99% यही केस है। सेम अप्लाई उन लड़के के ऊपर, सेम अप्लाई लड़की के ऊपर। अब वो अपनी जिंदगी में खुश है और तुम्हारी जिंदगी की ऐसी की तैसी करके निकल गए, और तुमको बुराई भी मिल गई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो सामने से आए पंचायत करने के लिए, उसको बोल दो कि यार तेरी तेरी कहानी तू जान, मेरा इससे कोई लिंक नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता किसी और से पूछ ले, मुझे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये बात बोल दोगे, लड़का भी तुम्हारा दोस्त रहेगा, लड़की भी तुम्हारी दोस्त रहेगी, बुराई भी नहीं मिलेगी। जहां सलाह देनी शुरू कर दी बिना मांगे, वहां तुम्हारी बर्बादी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये चीज तो आप जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं ना कहीं किसी ना किसी के साथ तो हुई होगी। वही वही बात है ना, ये अनसोलिसिटेटेड एडवाइस वाली। तो हमारा आज का जो सेशन है यही संपूर्ण होता है। 1 घंटा हो चुका है।